क्लास में हम कॉलिजन पढ़ेंगे, संघट्ट। तो संघट्ट है क्या? संघट्ट का मीन्स होता है टक्कर। तो जब एक वस्तु के कारण दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो जाए तो इस घटना को हम संघट्ट या कोलिजन या टक्कर कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है और एक कोई दूसरी वस्तु है, या उसका मोमेंटम जीरो हो सकता है या फिर उसका भी संवेग कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, वो टकराने के फलस्वरूप उनके संवेग में परिवर्तन होता है, इसे हम कहते हैं कोलिजन या संघट्ट। जैसे मान लेते हैं एक बॉल हमने हाथ में रख ली और दूसरी बॉल जमीन पर स्थिर है, तो जो बॉल हम हाथ में लिए हुए हैं उससे यदि हम स्थिर बॉल पर किक करें तो क्या होगा? वह स्थिर बॉल में भी कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगी, कुछ ना कुछ संवेग आ जाएगी और वह बॉल भी गति करना शुरू कर देगी टक्कर के बाद। तो हम फिजिकली टक्कर देखेंगे। जब भौतिक रूप से एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकराएगी तो टकराने के बाद उनके संवेग में परिवर्तन होगा और यही कहलाएगा संघट्ट, कोलिजन या टक्कर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक है द्रव्यमान m1 द्रव्यमान की वस्तु, एक है m2 द्रव्यमान की वस्तु। तो या तो ये इस पर टक्कर लगाए या फिर m1 m2 पर टक्कर लगाए। तो टक्कर के बाद क्या होगा? जैसे ये दोनों टकराएंगी कैसे? ये दोनों ऐसे टकराएंगी, m1 m2 दोनों ऐसे टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगा? इनका संवेग बदलेगा, इनके संवेग में परिवर्तन होगा, जिसे हम कहेंगे कोलिजन या संघट्ट। हालांकि यह जरूरी नहीं कि m2 द्रव्यमान की वस्तु इस पर टक्कर लगाए या m1 द्रव्यमान की वस्तु m2 द्रव्यमान की वस्तु पर टक्कर लगाए तो ही कोलिजन होगा, तो ही संघट्ट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में ऐसा दिया गया है कि भौतिक रूप से टक्कर हमें देखना है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर टकराएगी हम उसे देख पाएं, इस कंडीशन पर हम कोलिजन या संघट्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का संघट्ट हो, नोट कर लें, संघट्ट किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, संघट्ट किसी भी प्रकार का हो, उनमें सदैव संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो यहां पर लिखे देते हैं किसी भी प्रकार के संघट्ट में, किसी भी प्रकार के संघट्ट में, किसी भी प्रकार के संघट्ट में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। संघट्ट चाहे कैसा भी हो, उसमें सदैव 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 संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो हम किसी भी प्रकार का संघट्ट पढ़ेंगे उसमें संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं गतिज ऊर्जा के आधार पर, काइनेटिक एनर्जी के आधार पर जो संघट्ट हैं वह तीन प्रकार के हैं। ठीक, पहला कौन सा है? पहला है प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट। दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट। और तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ ऐसे बना है, अप्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। यह है गतिज ऊर्जा के आधार पर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, और इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, तो गतिज ऊर्जा के आधार पर तीन प्रकार के संघट्ट, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो प्रत्यास्थ संघट्ट वे होते हैं जिनमें अब संवेग संरक्षित तो सभी में रहेगा, तो इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। क्या क्या संरक्षित रहेंगे? संवेग, तो संवेग इसमें भी संरक्षित रहेगा और संवेग पूर्णतः अप्रत्यास्थ में भी संरक्षित रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है
संवेग संरक्षित रहेगा सभी में। अब बात आती है गतिज ऊर्जा के आधार पर, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित किसमें रहेगी? गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी प्रत्यास्थ संघट्ट में। प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी इसमें, है ना। तो संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी इसमें। तो क्या क्या संरक्षित रहेगी? संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। और इसमें संवेग संरक्षित रहेगी किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। और इसमें संवेग संरक्षित रहेगी और इसमें भी गतिज ऊर्जा में क्षय होता है, मीन्स इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। संरक्षित नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें नोट करना है। कॉलिजन है क्या? जब एक पिंड दूसरे पिंड से टकराता है तो टकराने के बाद उनके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम संघट्ट या टक्कर या कॉलिजन कहते हैं। अब संघट्ट किसी भी प्रकार का हो, संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा ही होगा। गतिज ऊर्जा के आधार पर 3 प्रकार के संघट्ट हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहेगा चूंकि सभी में रहेगा, और संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग तो संरक्षित रहेगा किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में भी गतिज ऊर्जा में क्षय होता है, अतः इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तो हमें याद रखना है कि केवल और केवल प्रत्यास्थ संघट्ट में ही गतिज संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगी। चूंकि संवेग के लिए तो संवेग सभी में संरक्षित रहेगी, तो केवल प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में नहीं। ठीक, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम बताते हैं एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए व्यंजक। ठीक, इसको मिटाएं। अब आता है एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट मतलब एक डायमेंशन पर एक ही दिशा में हमें संघट्ट देखना है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन एक ही होगा, एक ही दिशा में एक सरल रेखा में। ठीक, तो मान लेते हैं कि अब संघट्ट होने के लिए हमें 2 वस्तुएं चाहिए। 2 वस्तुएं चाहिए तभी तो संघट्ट होगा। तो मान लेते हैं एक वस्तु है A, दूसरी है B। ठीक, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। अब संघट्ट कब होगा? जब ये गतिमान रहेगी। तो मान लेते हैं कि इसका वेग है v1 और इसका वेग है v2। ठीक, इसका वेग है v1, इसका वेग है v2। सॉरी, पहले प्रारंभिक वेग लेंगे तो इसका वेग हो जाएगा u1 और इसका वेग होगा u2। ठीक, मान लेते हैं A और B 2 वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 और वेग क्रमशः u1 तथा u2 हैं। अब यहां पर अब संघट्ट कब होगा बताओ? A B पर टक्कर कब लगाएगी? जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा। जब u1 का मान अधिक होगा तभी तो यह इस u2 द्रव्यमान की वस्तु को पाएगी। अब ये आगे जा रही है, ये इसके पीछे है, तो इसके वेग को अधिक होना चाहिए तभी तो इसको पा पाएगी वस्तु B को। तो u1 का मान अधिक होना चाहिए u2 से। ये कब का है? यह है संघट्ट के पूर्व। संघट्ट के पहले ये होना चाहिए, u1 का वेग अधिक होना चाहिए u2 के वेग से। और यहां पर देखें जब संघट्ट होगा तो संघट्ट होगा तो क्या होंगी? ये कुछ समय के लिए एक दूसरे से चिपकेंगी, मतलब एक दूसरे पर बल लगाएंगी। ये वस्तु A, ये B। तो B क्या करेगी? वस्तु A पर बल लगाएगी FAB। तो A पर B के कारण बल, और A भी वस्तु B पर बल लगाएगी FBA, है ना। B भी क्या करेगी? A भी B पर बल लगाएगी। तो ये A पर B के कारण बल तथा B पर
ए के कारण बल, ठीक है, ए भी बल लगाएगी बी पर और बी भी बल लगाएगी ए पर। यह है संघट्ट के दौरान, संघट्ट के दौरान। और संघट्ट के बाद क्या होगा, संघट्ट के बाद इनके वेग अलग अलग हो जाएंगे। वस्तु ए और बी, इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग हो जाएगा v2। द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 ही रहेंगे, ठीक है। तो इनके वेग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, v1 और v2 हो जाएगा संघट्ट के बाद, ठीक। तो बात समझ आई। मान लेते हैं कि m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिमान है, जहां पर u1 इज ग्रेटर देन u2 और इनमें संघट्ट होता है। संघट्ट के दौरान क्या करते हैं, वस्तु ए बी पर बल लगाती है और बी भी ए पर बल लगाती है और संघट्ट के बाद दोनों के वेग क्रमशः बदल जाते हैं, v1 और v2 हो जाते हैं। तो क्या क्या संरक्षित रहेगा बताओ। एक में प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहेगी और संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगी। तो पहले संवेग को ले लो, तो क्या क्या संरक्षित रहेगी, संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित रहेगी, ठीक है। मतलब संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के दौरान और संघट्ट के बाद संवेग संरक्षित रहेगी। गतिज ऊर्जा भी संवेग संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के दौरान और संघट्ट के बाद संरक्षित रहेगी। तो संवेग संरक्षित रहेगी कब कब, संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के बाद। तो संघट्ट के पूर्व रेखीय संवेग बराबर संघट्ट के बाद रेखीय संवेग संरक्षित रहेगी, मीन्स बराबर रहेगी। संघट्ट के पहले जितना संवेग होगा उतना संघट्ट के बाद भी होगा। तो संघट्ट के पूर्व संवेग क्या हो जाएगा बताओ। संघट्ट के पूर्व दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान m1 और वेग है u1। तो संवेग क्या होता है, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू वी। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या है m1 और वेग क्या है v की जगह पे u1 वस्तु a का। अब संघट्ट के पूर्व दो वस्तुएं हैं, तो दूसरा वस्तु क्या हो गया m2 और इसका वेग u2। इसको जोड़ देंगे, कुल संवेग संघट्ट के पूर्व कुल संवेग हो गया, कुल मीन्स एडिशन दोनों का, इसका संवेग प्लस इसका संवेग, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग। संघट्ट के बाद संवेग क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 होएगा ना, ठीक। अब क्या करें, m1 वाला एक साइड कर लो, तो ये हो गया m1 u1, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का m1 v1 इक्वल m2 v2 प्लस का ये इधर आ जाएगा तो माइनस का m2 u2। यहाँ से m1 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा u1 माइनस v1। यहाँ से m2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से m2 बाहर हुआ तो बचा v2, यहाँ माइनस m2 बाहर हुआ, अंदर बचा u2। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये है संवेग संरक्षित। पहली चीज क्या हमने देखी, संवेग संरक्षित रहेगा, तो संघट्ट के पहले कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग। इसी तरह गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, लिख देंगे गतिज ऊर्जा संरक्षित, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। तो यहाँ पे संघट्ट के पूर्व पहले ए वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ m1 u1²। कुल गतिज ऊर्जा तो प्लस हाफ m2 u2²। संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस इस वस्तु की गतिज ऊर्जा मीन संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा। संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ ये m1 वेग हो गया v1² प्लस हाफ m2 ये हो गया v2²। संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस इस वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब क्या करें, m1 वाला एक साइड कर लें, तो यहां से हाफ m1 u1², इसको इधर ले आओ m1 वाला, तो माइनस का हाफ m1 v1² इक्वल इधर से हाफ m2 v2², ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हाफ m2 u2²। अब दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, हाफ m1 दोनों में है, देख लें हाफ m1 दोनों में है, तो हाफ m1 कॉमन हो गया, अंदर बचा हाफ m1 बाहर, यहाँ से बचा u1²
फिर माइनस हाफ m1 बाहर है, अंदर बचा v1 स्क्वायर इक्वल, यहाँ से हाफ m2 बाहर, हाफ m2 यहाँ भी, हाफ m2 यहाँ भी, तो हाफ m2 दोनों से बाहर ले लेंगे, हाफ m2 बाहर, अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 बाहर है, अंदर बचा u2 स्क्वायर। ठीक, अब ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, बचा क्या m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब बड़ा इक्वेशन कौन दिख रहा है, समीकरण 2 बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे u1 माइनस v1 है, यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, यहाँ पे v2 माइनस u2 है, यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है, तो बड़ा इक्वेशन ये दिख रहा है, तो समीकरण 2 में से एक का भाग दे दो, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 भागे 1, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, भाग लगा दो, समीकरण 2 क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर में भाग देंगे समीकरण 1 का, तो LHS का LHS से भाग जाएगा, इसका LHS क्या है m1 ब्रैकेट के अंदर u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 इक्वल समीकरण 2 का RHS m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई RHS डिवाइड बाई RHS, तो इधर RHS इसका m2 ब्रैकेट के अंदर v2 माइनस u2, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। ठीक, अब अंदर क्या बचा, ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a के प्लेस पे u है, a के प्लेस पे u1 है और b के प्लेस पे v1 है, देख लो, तो a के प्लेस पे आ जाएगा u1 माइनस v1, इसके प्लेस पे u1 प्लस v1 आएगा, डिवाइड बाई u1 प्लस u1 माइनस v1 इक्वल इधर v2 माइनस u2 का स्क्वायर, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 डिवाइड बाई v2 माइनस u2। अब u1 माइनस v1 ये ऊपर गुणे में है, नीचे भाग में है, तो ये माइनस से माइनस वाला कैंसिल, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल, इधर बचा u1 प्लस v1 इक्वल इधर बचा v2 प्लस u2। अब u वाला एक साइड कर लो, तो u1 माइनस u2 इक्वल इधर है v2, ये v1 इधर जाएगा तो माइनस का v1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि u1 में से u2 माइनस हुआ है, तो u1 में से u2 माइनस हुआ है, मतलब u1 की वैल्यू अधिक है, मतलब पास आने का जो आपेक्षिक वेग है, तो पास आने का आपेक्षिक वेग कैसा होना चाहिए, पास आने में u1 की वेलोसिटी अधिक होनी चाहिए, पिंड ए का वेग अधिक होना चाहिए, तभी तो वह पिंड बी को पाएगी, मतलब पास आते वक्त इन दोनों के बीच का गैप जो है कम होना चाहिए। ये इसकी स्पीड जो है इसकी स्पीड से अधिक होनी चाहिए वस्तु ए की स्पीड, तभी तो u1 में से u2 माइनस करेंगे। बात समझ आ रही है ना, जैसे मान लेते हैं इसकी स्पीड कम होनी चाहिए और पिंड ए की स्पीड अधिक होनी चाहिए। अगर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक, तो इसकी स्पीड कितनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, मान लेते हैं इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देख रहे हो, तब u1 में से u2 माइनस करेंगे, मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है, तो इसको पा पाएगी ये, मतलब u1 में से u2 माइनस करेंगे, तो पास आने का आपेक्षिक वेग, इसको लिखेंगे हम पास आने का आपेक्षिक वेग, पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर, तो पास आने के लिए क्या होना चाहिए, u1 की वैल्यू अधिक होनी चाहिए u2 से, तभी तो ये u1 u2 को पा पाएगी, ए बी को पा पाएगी। ठीक, संघट्ट के दौरान तो संघट्ट हो ही गया, बराबर ये क्या है, दूर जाने का अपेक्षिक वेग v1 माइनस v2। अब देखो v2 में से v1 को माइनस करे हैं, मतलब v2 का मान अधिक होना चाहिए, v2 का मान अधिक होना चाहिए v1 से,
v2 का मान अधिक होना चाहिए, तभी तो v2 में से v1 माइनस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई संघट्ट के बाद, इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड हो गई मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तभी v2 में से v1 माइनस होगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, दूर जाने का अपेक्षित वेग। अब ये दूर जाते जाएंगे, ठीक है। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा, मतलब इनमें डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर का गैप है इन दोनों के बीच, और ये इसको पा भी नहीं पाएगी क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो इसको पिंड भी को ये पाएगी भी नहीं। तो ये हो जाएगा दूर जाने का आपेक्षिक वेग, दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ये दूर जाते ही जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में ये दूर जाते ही जाएगी, और u2 माइनस u1 माइनस u2 मीन्स पास आने का आपेक्षिक वेग, ये पास आएगी इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में ये दूर जाएगी। मतलब संघट्ट के पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर संघट्ट के बाद दूर जाने का आपेक्षिक वेग। तो ये है एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, जिसमें संवेग गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगी। अधिक में से छोटे का भाग करा देंगे, समीकरण 2 में से 1 का भाग करा देंगे, हमें निकल जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल v2 माइनस v1, जो कि पास आने का आपेक्षिक वेग दर्शाएगा बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ठीक, धन्यवाद।